So hello dear students, this is Bhuvnesh Bharat and welcome back to my YouTube channel. This is पॉलिटिकल साइंस नेट अचीवर्स यूट्यूब चैनल। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स की, ठीक है। इसका पार्ट सेकंड आज हम करेंगे। पार्ट वन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ, उसमें हमने कुछ फीचर्स डिस्कस किए थे। आप एक बार उस वीडियो को भी विजिट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। आप एक बार उसको ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको वो चीज़ भी समझ आ जाए और ये आगे के लिए ये समझ आ जाए, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि इस चैनल पर हम रेगुलर जून 2022 नेट जेआरएफ की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स, जो भी एस्पिरेंट्स फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको जो है अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आज है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो हमारे संविधान में एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि हमारे संविधान के द्वारा जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम को अडॉप्ट किया हुआ है। देखिए, दो तरह की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, एक होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड सेकंड वन इज द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहाँ पे है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहाँ पे है, ये यूएसए में है, अमेरिका की है। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन प्रणाली, ये कहाँ की, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश, यू कैन से दैट इट इज़ अ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर, ठीक है। तो हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म कहाँ से लिया हुआ है, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से लिया है, जिसका एक मेन रीज़न ये था। देखिए, हमारे ऊपर जो किसका शासन था, ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स का शासन था। यहाँ पे किस तरह की पॉलिसीज़ बनी, जैसा ऑब्वियसली ब्रिटेन में पॉलिसीज़ होती थी, या जिस तरह का एक जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर था, जिस तरह से एक रूल या रेगुलेशन का जो स्ट्रक्चर था वो कहीं ना कहीं वहाँ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जैसी जैसी चीज़ें वहाँ पे थी वैसी वैसी ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे भी अप्लाई की थी। तो कहीं ना कहीं इंडिया के जो लोग थे वो ज़्यादा फैमिलियर हो चुके थे उस माहौल से, इसीलिए इस चीज़ को और इजी बनाने के लिए ये सिस्टम अपनाया गया। इसमें एक ख़ास बात है कि देयर इज़ अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गेन, ठीक है। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ऑर्गेन जो होते हैं इसमें जो है कहीं ना कहीं उनमें जो कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है, तालमेल देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलती है। इसी मॉडल को जो वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहा जाता है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मॉडल भी कहा जाता है, कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहा जाता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। ये चीज़ भी आपने याद रखनी कि ये इसके अन्य नाम है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें चीज़ ये आती है कि इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम इन स्टेट, ठीक है। भारत में जो है कहीं ना कहीं जो राज्यों में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही अडॉप्ट किया, जैसे कि केंद्र में है वैसे ही राज्यों में भी इस चीज़ को अपनाया गया है। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम की जो फीचर क्या होती है, इसमें किस क्या क्या मेन चीज़ें होती है, देखिए इसमें एक नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव होता है। जैसे हमारे देश में क्या है, देखिए जो स्टेट का जो हेड है, ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट ही इज़ अ नॉमिनल एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट ही इज़ अ रियल एग्जीक्यूटिव। जैसे हेड ऑफ द स्टेट हमारे देश में कौन है, राष्ट्रपति, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर। ये तो केंद्र में, लेकिन राज्यों में हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, राज्यपाल, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है आपका सीएम, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण विशेषता इस सिस्टम में देखने को मिलती है। दूसरा है मेजॉरिटी पार्टी रूल। इस तरह की शासन व्यवस्था में जो है वही पार्टी रूल करती है जो मेजॉरिटी में होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव। मतलब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स एक सामूहिक उत्तरदायित्व होता है एग्जीक्यूटिव का टुवार्ड किसके प्रति, लेजिस्लेचर के प्रति, ठीक है। कि अगर एक मंत्री अगर कोई काम करता है, एक मंत्री का अगर इस्तीफ़ा होता है तो समस्त मंत्री परिषद को जो है उसमें इस्तीफ़ा देना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये कलेक्टिवली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्टिविटीज़ टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर। नेक्स्ट है लीडरशिप ऑफ पीएम एंड सीएम। देखिए इसमें जो है लीडर कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर जो है इसमें लीडर होते हैं, ठीक है। और डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउसेस, डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, इस तरह की शासन व्यवस्था में जो लोअर हाउस, जो निचला सदन होता है, जैसे हमारे देश में जो निचला सदन कौन सा है कि ये हमारी जो लोकसभा है, ठीक है, ये तो है केंद्र में, लेकिन राज्य में जो निचला सदन होता है वो हमारी विधानसभा होती है। तो इसको डिसॉल्व कर सकते हैं जिस तरह से अगर मान लो जो प्राइम मिनिस्टर है या चीफ मिनिस्टर है, अगर वो अपना बहुमत खो देते हैं, ठीक है, तो ऐसे में जो हाउस को जो है डिसॉल्व कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर इन लेजिस्लेचर। किसी भी तरह की जो आपकी जो विधान पालिका है, ठीक है, उसमें कोई अगर मंत्री नियुक्त करना है तो उसको जो है विद इन अ गिवन पीरियड में उस पर्टिकुलर लेजिस्लेचर में किसी भी एक सदन की जो सदस्यता लेनी होती है, उसका एक फिक्स टाइम होता है, ठीक है। तो ये जो मेन खास विशेषताएं हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, ठीक है। तो नेक्स्ट फीचर हम देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स फंडामेंटल राइट्स।
बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हमारे संविधान की, बिल ऑफ राइट ऑफ यूएसए। यूएसए के बिल ऑफ राइट से ये कॉन्सेप्ट हमने लिया है हमारे संविधान के लिए, जिसमें हमने अपने नागरिकों के लिए कुछ मौलिक अधिकारों की विशेषता या कुछ मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की हुई है। ठीक है, तो पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 हमारे संविधान में जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। शुरू में ये 7 थे, ठीक है, लेकिन बाद में 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी उसको जो है यहाँ से रिवील करके आर्टिकल 300A के तहत उसको एक कानूनी अधिकार बनाया जाता है। ठीक है, नाउ राइट टू इक्वालिटी, ये हमारा पहला मौलिक अधिकार है जो 14 से 18 अनुच्छेद तक आता है। इसमें तरह तरह की समानताओं की बात की जाएगी। राइट टू फ्रीडम, ठीक है, हमारी क्या क्या स्वतंत्रताएं हैं वो 19 से 22 तक अनुच्छेद तक इसके बारे में बात की गई है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसके बारे में बात की गई है अनुच्छेद 23 से 24 में। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, किसी भी तरह के धर्म को मानने की स्वतंत्रता 25 से 28 अनुच्छेद के बीच में। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो माइनॉरिटीज़ सोसाइटी हमारे देश की उनको जो कल्चर को मेंटेन करने के लिए और उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्थापित करने के लिए जो राइट हैं वो आर्टिकल 29 से 30 के बीच में है। एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, अगर हमारे इन मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन होता है तो हम जो है शरण ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का जो राइट है वो आर्टिकल 32 में दिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ है, लेकिन ये बहुत ही, मैंने आपको बताया कि बहुत ही बड़ा चैप्टर बनेगा। इसके बारे में आगे हम विस्तार से बात करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। तभी आपको कह रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करके रख दीजिए ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फीचर हम देखते हैं इसकी। नेक्स्ट फीचर आती है हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़। देखिए दोस्तों, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे लिए एक रिमाइंडर का काम करती है कि अगर जहाँ पे हम डिमांड करते हैं कि हमारे कुछ मौलिक अधिकार होने चाहिए, वही साथ ही साथ संविधान हमें ये भी बताता है कि बेटा आपका कुछ फंडामेंटल ड्यूटी भी बनती है। ठीक है, राइट्स तो आप मांग रहे हैं लेकिन आपकी ड्यूटीज़ भी बनती है। अब देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ शुरू में नहीं थी, ये बाद में बात की गई फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में जब नेशनल इमरजेंसी लगी हुई थी। ठीक है, 1975 की। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 का आया था उसमें स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कहीं ना कहीं ये प्रावधान किया गया, जो आर्टिकल 51A में 11 तरह की फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी, शुरू में ये 10 थी, लेकिन क्या होता है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा एक फंडामेंटल ड्यूटी और जोड़ दी जाती है। ठीक है, जिसमें ये बताया जाता है कि हर माँ बाप का ये मौलिक कर्तव्य है कि वो 6 से 14 साल के बच्चे को एटलीस्ट बेसिक एजुकेशन ज़रूर दे। ठीक है, तो इसमें देखिए मेन चीज़ें क्या थी, कहीं ना कहीं जैसे हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करें, अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करें, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करें, कहीं ना कहीं आपस में एक ब्रदरहुड को हम प्रमोट करें। ठीक है, कहीं ना कहीं अपनी जो हमारी जो रिच हेरिटेजेस हैं, ठीक है, हमारी जो पुरानी कोई हेरिटेजेस हैं, ठीक है, हम उनको प्रिजर्व करके रखें, उनको बना के रखें, उनको मेनटेन करके रखें। तो आगे डिटेल में हम इस चैप्टर के बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा मैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। ठीक है, तो ये खास विशेषता हमारे संविधान की रही है। ठीक है, सो गाइज नेक्स्ट हमारे पास कुछ फीचर्स हैं जैसे DPSP। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कुछ एक ऐसे प्रिंसिपल्स, कुछ एक ऐसे निर्देश, ठीक है, जो कहीं ना कहीं केंद्र के द्वारा या आप यूँ कहें कि संविधान के द्वारा राज्य की सरकारों को ये डायरेक्शंस, ये निर्देश दिए जाते हैं कि आप सोशियो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए किस तरह की पॉलिसीज़ को अपना सकते हैं। तो ये हमने आयरिश संविधान से ये इस तरह का जो कॉन्सेप्ट लिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, जिसको हम शॉर्ट में DPSP कहते हैं। इसको अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन की एक नोवल फीचर भी कहा है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे संविधान के द्वारा क्या है कि यूनिवर्सल एडल्ट सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, हम अगर इसको कहें तो, ठीक है, कि जो भी नागरिक जिसकी उम्र जो है 18 साल से ज़्यादा हो चुकी है, अब वो अपने किसी भी तरह से अपने मत का अधिकार कर सकता है, किसी भी तरह के इलेक्शन में वो वोट दे सकता है। ठीक है, तो उसको एक वोटिंग राइट मिल जाता है आफ्टर 18। लेकिन आपको पता है कि ये एज पहले 21 रखी गई थी। ठीक है, लेकिन 1989 में 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है 1988 का, जिसको 1989 में ये वोटिंग एज जो है वो 21 से 18 ईयर्स कर दी। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है कि वोटिंग एज जो 21 से 18 थी वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा रिड्यूस की गई थी जो एज। ठीक है, नेक्स्ट है सिंगल सिटीजनशिप। अभी भी कोई बोलने वाली बात है भाई,
देखिए आप जो है यहाँ की बिल्कुल सिंगल सिटीजनशिप आपको यहाँ की मिलती है, एकल नागरिकता आपको मिलती है। ऐसा नहीं है कि आप हिमाचल के भी नागरिक हैं और आपको दिल्ली जाना पड़ेगा तो दिल्ली के लिए आपको वीज़ा देना पड़ेगा। नो, आप पूरे इंडिया के एक ही टाइम पे एक नागरिक हैं, चाहे आप हिमाचल में रहते हो, चाहे राजस्थान में रहते हो, चाहे गुजरात में रहते हो, ठीक है। हालांकि अगर हम इसके विपरीत बात करें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की, अमेरिका की, तो अमेरिका में क्या है, देखिए अमेरिका में डुअल सिस्टम ऑफ सिटीजनशिप है, ठीक है। वहाँ पे जो है नागरिक, जो भी वहाँ का नागरिक है वो पहले अपने उस व्यक्तिगत राज्य का नागरिक है जहाँ पे वो रिजाइड करता है, उसके बाद उसके पास दूसरी नागरिकता है, यूएसए की नागरिकता, ठीक है। तो वो दो जगह का नागरिक है एक टाइम पे। लेकिन हम यहाँ पे एक ही टाइम पे एक ही देश के नागरिक हैं, चाहे हम एक जगह पे रहें चाहे दूसरे कोने में जाके रहें अपने देश के, ठीक है। जो राइट्स हम यहाँ पे एंजॉय करते हैं वो हम दुनिया की अपने देश के किसी भी कोने में जाकर हम उन्हीं राइट्स को एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये खास विशेषता हमारे संविधान की सिंगल सिटीजनशिप। नेक्स्ट, सेक्युलर स्टेट, धर्मनिरपेक्ष राज्य। हमारे संविधान की एक बहुत खास विशेषता कि हमारा जो राज्य, हमारा जो स्टेट है वो कैसा है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका अर्थ क्या होता है कि देखिए हमारा अपना कोई भी मतलब स्टेट रिलीजन नहीं है। यहाँ पे सभी धर्मों को जो है एक ही माना जाता है या एक समान माना जाता है, बराबर माना जाता है। यहाँ पे हमारा कोई, जैसे दूसरे देश होते हैं, जैसे मान लो इस्लाम जो है पाकिस्तान का राष्ट्रीय धर्म है, हमारा अपना कोई ऐसा राष्ट्रीय धर्म नहीं है। हमारा एक ही धर्म है, वो है इंसानियत, मानवता, ठीक है। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने इस धर्मों को जो है कहीं ना कहीं इक्वल इम्पोर्टेंस दी है, सभी धर्मों को जो है बराबर इम्पोर्टेंस दी है। तो यहाँ पे हमारा अपना कोई भी राज्य का धर्म नहीं है, ठीक है। इसीलिए जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में, उसमें जो है अपनी प्रीएम्बल में जो है सेक्युलर वर्ड भी ऐड किया गया था, धर्मनिरपेक्ष वर्ड भी ऐड किया गया था। तो इस तरह से भी प्रश्न आ जाता है कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जो सेक्युलर वर्ड है हमारे संविधान की प्रस्तावना में ऐड किया गया, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ खास विशेषताएं थी संविधान की। इसके अतिरिक्त और बहुत सारी चीज़ें, जैसा कि हमने बताया कि संविधान बहुत बड़ा है, बहुत लेंदी है, इसमें कुछ 8-10 चीज़ें नहीं है, 8-10-15 चीज़ें डिस्कस करने से ये ख़त्म नहीं हो जाता। आगे बहुत सारी दुनिया भर की जानकारी हमारे संविधान के बारे में, लेकिन वो हम एक एक करके चुन चुन के हम उसके बारे में वीडियोस बनाएंगे, लेक्चर बनाएंगे, उन सब चीज़ों को सीख और पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम जून 2022 के लिए नेट जेआरएफ की तैयारियां जी जान से कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यूपीएससी का एग्ज़ाम भी तो जून में ही आता है, ठीक है। तो ये सारे लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल हैं, हेल्पफुल हैं सारे, ठीक है, किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो आप सब लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट। अभी से जब भी जो भी आपका एग्ज़ाम है उस सब के लिए आपको बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर, और जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।